संस्थाओं का कामकाज परिचय। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासन को का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानून को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हमें इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीन संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम यहाँ उनका संक्षिप्त में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह के काम करती है। एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इसके कामों को क्या चीज कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किसी तरह से ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इस तरह की संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरण पर भी नजर रख सकते हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस कार्यालय ज्ञापन कहा गया कि सभी सरकारी आदेश की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। OM नंबर 36012/31/90 कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। वह छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न फैसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवादों का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसमें कहा गया ये GI टैग पर NOM नंबर 36012/3190 एस्टिमेट SCT डेटेड 13/8/1990 सब्जेक्ट 27% रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड educational backward classes is a civil post or service in a multiple undulating society like ours. Earlier achievement of the subjective of a social justice as inserted in a constitutional is a must. The second backward class commission called a Mandal Commission was established by the government with this purpose in a view, which submitted its report to a government of India in 31 December 1918. Second, my government have carefully considered the report of and the recommendations of the commission in the present act contents regarding the benefit to be extended to the socially and educationally backward classes as appointed by the commission and are of the clear view and that at outside certain weighted had provided to such a class in a service of the union and their public undertaking according order to issue as follows. 27% reservation of vacancy in a civil post pay and service under the government of India shall be reserved for SBBC. This affords reservation shall apply to a vacancy to be filled by directly GI depth of per या TRG OM नंबर 36012/2293 एस्टिमेट SCT डेटेड 8/9/1993 सब्जेक्ट रिजर्वेशन
for other backward class in a civil post pay and service under the government of India regarding to the under resign is directed by the refer to the department OM number 36012 3190 estimated SCT dated the 13 अगस्त 1990 एंड 25 दिसंबर 1991 रिगार्डिंग रिजर्वेशन फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू से द फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द इंदिरा Sweeney and other v Union of Indian and other case. Read petition civil number 990 of 1990. The government of India appointed to an expert committee to recommend the criteria for exclusion of a social advance and person section from the benefit of a reservation for other backward class in a civil post and service under the government of India था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27 रिक्ति सामाजिक के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग SEBC के लिए आरक्षित होगा। जब इन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हीं का एक नाम SEBC सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को ही मिल रहा था। अब SEBC यानी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोगों ने इन 27% यानी परसेंट नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते। निर्णय करने वाले इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतने बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया है। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नजर डालते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्ति करता है। इससे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। तो क्या कार्यकाल ज्ञापन के फैसले के मामले में ये भी शामिल थे? इस बारे में पता करते हैं। क्या हर सरकारी आदेश एक बड़ी राजनीति है? इस सरकारी आदेश में खास बात कुछ खुद करें खुद सीखें। ऊपर बताई गई बातों के अलग से इन संस्थाओं के बारे में पिछली कक्षा में और कौन कौन सी बात आपको याद है कक्षा में उस पर चर्चा करें। क्या आप अपनी राज्य सरकार द्वारा लिए गए किसी बड़े फैसलों को याद कर सकते हैं? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, राज्य विधानसभा और न्यायालय किसी तरह से निर्णय में शामिल थे। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1779 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करना और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने की जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। यह इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिश पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियों और संसद ने इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 को आई बात समझ में, इसलिए वे राजनीति के मंडलीकरण की बात करते हैं। ठीक कहा न मैंने? 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता की सरकार बनी और इसे नेता BP नरसिम्हा प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं
हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। बूझो कार्टून कार्टून बूझिए। 1990 से 91 में आरक्षण पर बहस का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि विज्ञापनकर्ताओं ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए इस विषय का उपयोग किया। क्या आप अमूल के इन होर्डिंग में राजनीतिक घटनाओं और बहसों की ओर कोई इशारा ढूंढ सकते हैं? नो रिजर्वेशन फॉर द डिस्कोटा, रियो टेस्टेड रिजर्व फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक। ये गुजरात सहकारी दूध संघ भारत सरकार द्वारा अमूल दूध निकाला जाता है। कैबिनेट के क्रमिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया। मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36/012/3190 तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसीलिए लोगों को प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरा पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छीनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझने के लिए बात बता रहे हैं कि देश के प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद पर निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठाने वाले विवादों पर निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोध में कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित कर लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेशों में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का औपचारिक घोषणा किया। कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। राष्ट्रपति 27% आरक्षण देने का फैसला किया। सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया। ये कहाँ पहुंचे, क्या समझे आप इसके अनुसार बता सकते हैं? राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठी करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्चा करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई
होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहें। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी काम को अच्छी तरह करती है। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह के विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा। ये आपके स्कूल में चलाने के लिए कौन सी संस्थाएं काम करती हैं? क्या यह अच्छा होता कि ज्यादा स्कूल के कामकाज के बारे में सिर्फ एक व्यक्ति सभी फैसले लेता? प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। क्या आप इस उदाहरण में दूसरे संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे संस्थाओं के हाथ बंध सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है। कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानी होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायनों में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसले भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। संसद संसद देखते हैं आप। संसद ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, क्योंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था। लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों में को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री, ये संसद चित्र में दिखाया गया, इसमें जिक्र किया गया था। यह फैसला सीधे संसद में नहीं गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा था उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनका नाम अलग अलग हो सकता है, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर में संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानूनों को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उस सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। हम
जब हम मालूम है कि जिस पार्टी की सरकार उसके विचार ही प्रभावी होंगे, तो संसद में इतनी बहस और चर्चा करने की क्या मतलब है। संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मसले और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामलों में सूचना मांग सकती है। के दो सदन संसद के दो सदनों में चूंकि आधुनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों के दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकार का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। दोनों सदनों में एक ही राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। संसद के बाद भी लागू होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा था। अध्याय 4 में से आप पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन के प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों को कौन चुनता है? उनका कार्यकाल कितना होता है? क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वही अस्थायी है? लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यसभा के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकार मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसले दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसों से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या न माने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करता है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। खुद करें, खुद सीखें। संसद सत्र के दौरान दूरदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पर रोजाना एक विशेष कार्यक्रम आता है। कार्रवाई को देखकर या अखबारों में उसके बारे में पढ़कर निम्नलिखित चीजों की सूची बनाएं। संसद के दोनों सदनों के अधिकार, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका। एक लोकसभा में एक दिन 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 सितंबर 2004 का सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ है। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय कर सकते हैं। 11 बजे 50 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाई अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पर नियुक्ति के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। 12/2 पे पूर्वोत्तर के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृति रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। 12/14 कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया जिनमें शामिल थे तहलका मामलों में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के प्रतिशोधात्मक रवैये, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत, आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीनीकरण की आवश्यकता। 2/26 सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयक पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति ब्याज और ऋण असुली कानून का प्रत्यावर्धन संशोधन विधेयक। 4 बजे आखिरी में सरकार की विदेशी नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेशी नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। 7/17 पर चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन के लिए स्थगित हो गया। राजनीतिक कार्यपालिका। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था। वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर सकता था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर सकते थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों के कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतंत्र देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवा कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पद पर बने रहते हैं। अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज्यादा अधिकार क्यों होता है? मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषयों की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसे होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से इनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती।
जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं, तो मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेते हैं। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले की भली भांति समझे वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाले व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाला व्यक्ति को भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यालय तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री की को नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी का या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, पर संसद के सदस्यों हो। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने में 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कैबिनेट लिस्ट, संकट, डेंट, स्पेयर मी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। कार्टून बूझो, मंत्री बनने की होड़ नई नहीं है। यह कार्टून 1962 के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की बेचैनी दर्शाता है। राजनेता मंत्री बनने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं? आप क्या सोचते हैं? मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसे सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तर के 60 से 80 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री अमूमन मत सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले का जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री की जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कार्टून बुझें। इस कार्टून में अपनी लोकप्रियता के उफान वाले 1970 के दशक के शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी को कैबिनेट की बैठक करते दिखाया गया है। क्या आपको लगता है कि उनके बाद बने किसी प्रधानमंत्री को इसी आकार या रूप में दिखाते हुए कार्टून बनाया जा सकता है? ये चित्र में इंदिरा गांधी बैठी हैं। R.K. लक्ष्मण द टाइम्स ऑफ इंडिया से बनाया गया है और ये मंत्री बैल में दिखाए गए हैं। खुद करें, खुद सीखें। केंद्र और अपनी राज्य सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों वालों के नाम लिखिए। अपने शहर, नगर निगम, नगर पालिका प्रमुख या अपने जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष से मिले और उनसे पूछिए कि वे अपने शहर या जिला का प्रशासन किस तरह चलाते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख
प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं कि वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवादों के मामले में उसकी निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्रालय को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी सदस्य संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दल पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगता है। मीडिया राजनीतिक और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती हैं। भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभर से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टियों के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारी की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन की साझेदारी और दूसरे पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिरी उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए हमेशा पुल्लिंग का इस्तेमाल क्यों होता है? राष्ट्रपति एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों का हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक का भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसी कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। वह भारत के प्रमुख न्यायाधीश सर्वोच्च। इस सवाल से मेरा दिमाग ही चकरा। राष्ट्रपति बनेगी तो क्या उसे राष्ट्रपति कहना ठीक होगा? क्या हमारी भाषा मर्दों ने नहीं बनाई है? सर्वोच्च ये चित्र में लोकतंत्र के लिए कैसा प्रधानमंत्री होता है? ऐसा जो केवल अपनी मर्जी से काम करता हो या ऐसे जो दूसरी पार्टियों और व्यक्तियों से सलाह भी लेता हो? यह सूचना पत्र कार्यालय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 30 को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर शपथ दिलाते हुए न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों आदि को नियुक्ति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वह
को ही सलाह दोबारा मिलता है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद ही कानून बनाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा दोबारा पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति क्या करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से कुछ भी कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे विषय विवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है, वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत हासिल साबित करने के लिए कहा जाता है, बहुमत साबित करने के लिए कहता है। ये राष्ट्रपति प्रणाली दुनिया में अध्यक्ष नहीं होता। दुनिया में अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और वह अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों को अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसीलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। इलियामा अन्नाकुट्टी और मेरी माल राष्ट्रपति के विषय वाले हिस्से को पर जवाब जानना चाहती है। क्या आप उन्हें सवालों का जवाब दे सकते हैं? इलियामा, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हो तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री का विचार हमेशा प्रभावित होगा? अवश्य। अन्नाकुट्टी, मुझे यह बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हो। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता, उसे कमांडर बनाने में क्या तुक है? मेरा सवाल यह है कि अगर किसी असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है तो राष्ट्रपति की जरूरत क्या है? क्या ये आप बता सकते हैं कहाँ पहुंचे, क्या समझे ये आपके लिए बने न्यायपालिका? इस बारे में हम सरकारी आदेश को उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती है। याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाई को आंकने का अधिकार नहीं होता। खुद करे खुद सीखे उसे अधिकार होता, मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसले सुना देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। ये खुद करे खुद सीखे के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी बड़ी फैसले से जुड़ी खबरों पर गौर करें। मूल फैसला क्या था? क्या अदालत ने उससे बदलाव कर दिया? इसका कारण क्या दिया गया? इसकी वजह से लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों में को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका
में न्यायाधीशों के नैतिक विचार और दलील जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है। यह काल्पनिक विज्ञापन वहां सन 2005 में एक कार्टून के रूप में छपा। उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे थे। यह कार्टून न्यायालय की सर्व स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है? हमारे देश में इस तरह के कार्टून क्यों नहीं छपते? क्या यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है? कार्टून पूछने के लिए आपको दे रखा है कि ये वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, नो एक्सपीरियंसरी प्लीज टॉप टियर कोर्ट सिक्स लाइक एबल लिटिल नोन entity some light typing required must be able to say the things like the president is the most brilliant person I have ever met with the straight face all outside need not apply। ACME कोतूहल नेशनल केंगल कार्टून इंक से लिया गया है। इस काल्पनिक विज्ञापन में लिखा है कि इस आवश्यक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पूर्व अनुभवी जरूरी नहीं है, कुछ टाइपिंग आना आवश्यक है। वह बिना हिचकिचाए ऐसी बात कर सके कि मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूं उनमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सबसे अधिक प्रभावशाली है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आवेदन न करे। में है भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश के सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद का सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकारों के बीच, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि यह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायक और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशविरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। उसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को यह अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों को अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसे कभी नहीं हुआ। भारत का न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकती हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। उसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिलने अपने अधिकारों का उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालत में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हितों और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी
अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल होता है। निम्नलिखित संदर्भों में एक कारण देकर समझाइए कि भारत न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायपालिका के अधिकार। ये भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस JS खेर 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली के संसद केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए शब्दावली में गठबंधन सरकार विधायिका में किसी एक पार्टी का बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या दो से उसमें अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार। कार्यपालिका व्यक्तियों के ऐसा निकाय जिसके पास देश की संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संस्थाओं को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। न्यायपालिका यह एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटारे का अधिकार होता है। देश के सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका जनप्रतिनिधियों को की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह। आरक्षण, भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति। राज्य निजी क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं। अब अभ्यास प्रश्नावली नीचे। इस अध्याय में हमने देश के 4 विभिन्न संस्थाओं के बारे में चर्चा की। आप कम से कम एक हफ्ते के समाचार को इकट्ठा करके उन्हें 4 समूहों में वर्गीकृत कीजिए और विधायिका की कार्यशैली, राजनीतिक कार्यपालिका की कार्यशैली, नौकरशाही की कार्यशैली और न्यायपालिका की कार्यशैली को नोट कर लीजिए।